अगर आप बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आइए आपके लिए क्लास शुरू करते हैं। आज नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल में और डिटेल से सारी चीज़ें जानते रहेंगे, समझते रहेंगे। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल चीज़ देखते हैं। देखिए फाइनल अकाउंट क्या है, आपने पढ़ भी रखा है। फाइनल अकाउंट आपने जो पढ़ रखा है उसके अलावा हम कंपनी के फाइनल अकाउंटिंग को कैसे करते हैं, जो नॉर्मल कंपनियाँ हैं उसके अकाउंटिंग को हम लोग कैसे करते हैं, जो स्पेसिफिक कंपनियां हैं उसके अकाउंटिंग को अलग तरीके से करेंगे, उसके लिए अलग लॉ लागू होता है, उसके अपने नियम होते हैं बनाने के फाइनल अकाउंट। वो अलग चीज़ें हैं, जैसे बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन जितनी भी ओवरऑल जितनी भी नॉर्मल कंपनियां हैं उसके लिए हम फाइनल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उसे हम सीखेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि हर बिजनेसमैन चाहता है कि हम अपने प्रॉफिट को अर्न करें, कितना हम साल के अंत में कमा रहे हैं। एवरी बिजनेसमैन हैज़ ऑर्गेनाइजेशन Every business organization is interested to know at the end of the year। हर बिजनेसमैन चाहता है कि जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, पढ़ाई करते हैं साल भर, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो रिजल्ट है वो कैसा है ना। बहुत एक्साइटेड रहते हैं हमारे रिजल्ट के बारे में। उसी तरीके से एक बिजनेसमैन ये एक्साइटेड रहता है कि हमने जो बिज़नेस करा है, हमने जो बिज़नेस में टाइम दिया है, हमने जो बिज़नेस में मेहनत किया है, उससे हमें क्या मिला, प्रॉफिट मिला, लॉस मिला, क्या मिला हमें असल में, प्रॉफिट मिला तो कितना मिला, ये जानने के लिए वो एक्साइटेड रहता है। इसलिए हम क्या करता है, हमको वो पता करना है, फाइनल अकाउंट के ज़रिए हम अपने प्रॉफिट को पता करना है। तो हम फाइनल अकाउंट के ज़रिए जो पता करते हैं, इसमें जो आपका कंपनी एक्ट सेक्शन 128 लागू होता है, उसमें कंपनी के बुक को प्रिपेयर करना है। इसके अलावा 129 के अकॉर्डिंग हमें फाइनल स्टेटमेंट बनाना है। ये फाइनल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है आप देख लीजिए। कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में सबसे पहले पार्ट में आता है बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट के बारे में सीखना है। फिर दूसरे पार्ट में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। इसके अलावा भी आप एक चीज़ जोड़ लीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको बनाने हैं यदि आपकी कंपनी सूचीबद्ध कंपनी है, रजिस्टर्ड है, और इसके अलावा अगर किसी कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक है, कितना से 50 करोड़ से अधिक है, तो उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मेंटेन करके देना है। ठीक है, अब समझते हैं कि हम प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट को कैसे बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आप सबसे पहले ऊपर में बैलेंस शीट का हेडिंग डालेंगे और एज ऑन डालेंगे, बैलेंस शीट का हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद ऑफ द कंपनी का नाम दे दीजिएगा एज ऑन, जो भी आपका डेट है, जिस डेट में आप इसको बना रहे हैं। ठीक है, इसको समझते हैं कि बैलेंस शीट के जो डिपार्टमेंट है, जो बैलेंस शीट का पार्ट है वो कैसे। आपने पहले ऐसे बना होगा 11th में, एक तरफ कैपिटल प्लस लायबिलिटी है और एक तरफ एसेट है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ना बनाकर हम लोग ऐसे बनाएंगे। ठीक है, कैपिटल और लायबिलिटी को ऊपर कर देंगे और एसेट को यहाँ इसी के नीचे कर देंगे और लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसमें नोट नंबर क्या है, तो नोट नंबर का विशेष ध्यान रखना है। नोट नंबर भी आपको दिखाने हैं और आपको नोट करते हुए दिखाना है। जैसे आप शेयर कैपिटल को नोट कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल के बहुत सारे उथल पुथल होने के बाद एक फाइनल शेयर कैपिटल बनता है। एक तो आपको अथॉरिटी मिली शेयर कैपिटल का, फिर आप उसे इशू करेंगे, फिर सब्सक्रिप्शन मिलेगा, फिर उसके पैसे मिलेंगे, कुछ पैसे नहीं भी मिलेंगे, कुछ पैसे आप जब्त कर लेंगे। ऐसा बहुत सारा केस होने के बाद आप फाइनल कैश शेयर कैपिटल बनाते हैं, मतलब आपके पास रिसीव होता है। तो उस शेयर कैपिटल को यहाँ पे फाइनल करके दिखाएंगे और आपने जो फाइनल किया है, जहाँ पर किया है, वो भी आपको दिखाना है कि कहाँ पर किया है। तो यहाँ पर नोट नंबर 1 डालकर आप दिखा देंगे कि हाँ भाई हमने इसको यहाँ पर किया। उसी तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस के भी बहुत सारे आइटम होते हैं। मनी रिसिप्ट अगेंस्ट शेयर वारंट्स के आइटम यहाँ पर हमको शो करने हैं। तो इसको हम समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। ये बिल्कुल धड़फड़ाने वाला चैप्टर नहीं है कि हम जल्दी जल्दी एक चीज़ को पढ़ लिए फटाफट हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। और देखिए बहुत कम क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है, लेकिन आपको समझने में वक्त लगेगा, पेशेंस लगेगा, ये आपको समझना है। ठीक है, ठीक है, पेशेंस के साथ आपको समय, एक एक चीज़ पर समय देना है। ये धड़पड़ाना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, घबराना तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है ना, तो समझते हैं। सबसे पहले हमको अपने बैलेंस शीट में दो पार्ट जो बनाना है वो इक्विटी एंड लायबिलिटी का है। कैपिटल प्लस लायबिलिटी आप समझ सकते हैं। इक्विटी का मतलब ये होता है कि ऑनर का जो पैसा लगा है बिजनेस में वो क्या है। ठीक है, इसके अलावा लायबिलिटी के दो ही पार्ट आप समझ, एक तो हमने जो पैसे लगाए वो भी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी कह सकते हैं। एक बाहरी लायबिलिटी है, वो भी लायबिलिटी है। ठीक है, लेकिन जो इंटरनल लायबिलिटी है उसका नाम हमने इक्विटी रखा है और बाहरी लायबिलिटी का हमने नाम लायबिलिटी रखा है। ठीक है, तो इक्विटी लायबिलिटी में सबसे पहले हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटी को दिखाएंगे। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में और हम लोग सबसे पहला जो हेडिंग लेंगे वो हम लेंगे शेयर होल्डर्स फंड का। शेयर होल्डर के फंड में कितने पैसे हैं।
ठीक है। जो शेयर धारक हैं, आप जानते हैं कि कंपनी में पैसे लगाने वाले अलग होते हैं, कंपनी को मैनेज करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग होते हैं। कंपनी में जो जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं उनकी वजह से कंपनी चलती है, वो उसके ऑनर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑनर का कैपिटल जो है वो हम एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले ऑनर के कैपिटल को हम शो करेंगे, ठीक है। ऑनर का कैपिटल जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग के लिए, जैसे हम लोग सोल ट्रेडिंग प्रोप्राइटर्स के लिए अकाउंटिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कैपिटल को एडजस्ट कर देते हैं, जो प्रॉफिट कमाते हैं उसको प्लस कर देते हैं, जो ड्राइंग करते हैं उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ कंपनी में वही क्या शेयर कैपिटल वही कैपिटल आपका शेयर होल्डर फंड कहलाता है, जो कि कंपनी के जो कैपिटल होते हैं वो शेयर में तब्दील होते हैं, शेयर में डिवाइडेड होते हैं। तो इसलिए शेयर होल्डर फंड में हम लोग चलेंगे, और शेयर होल्डर फंड में जो शेयर होल्डर फंड का पैसा है वो क्या क्या है वो ध्यान से देखेंगे। शेयर होल्डर फंड का पैसा है शेयर कैपिटल जो उसका फाइनल है, ठीक है। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस है, तीसरा मनी रिसिव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है। तो ये 3 पैसे हैं, आपको याद रखना है और समझना है, नोट करते जाना है, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और इसको याद करके रखिएगा, ठीक है, कि क्या क्या है। तो 3 चीज़ें आपको दिखाने हैं शेयर होल्डर फंड्स में। पहला चीज़ है शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा है मनी रिसिव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। आपको याद रखना है कि ये 3 चीज़ें हमें शेयर होल्डर्स फंड में जाना है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग तरीके से आपके बुक्स में क्वेश्चंस में दिए रहेंगे, आपको वहाँ से ढूंढना है और आपको समझ कर यहाँ नोट करना है, दिखाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी फजीहत होने वाली है कि हम शेयर होल्डर्स फंड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, हम शेयर कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, शेयर कैपिटल कितना था, कितना इशू किया, कितना ये किया, कितना वो किया, हम करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में हम देखेंगे कि हमारे पास रिजर्व कितने थे, रिजर्व एंड सरप्लस में लॉस कितने हुए हैं, प्रॉफिट के लॉस कितने हुए हैं, हम घटाते हुए माइनस करते हुए सारा फाइनल करके यहाँ शो करेंगे। मतलब ये है कि हम फाइनली अमाउंट यहाँ शो करेंगे, कचरा बिल्कुल नहीं करेंगे, और जो कचरा करेंगे उसका हम नंबर लिख देंगे कि हमने यहाँ पर कचरा किया है, अब वहाँ पर जाकर चेक कर लो, ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा चीज़ है, अगला हम दिखाएंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग है अलॉटमेंट के लिए वो आप यहाँ पर शो करेंगे, कहाँ, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो नॉन करेंट लायबिलिटी में हम लोग क्या क्या दिखाते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब जो करेंट नहीं है, जो फिक्स है, अस्थायी लायबिलिटी है, जिसका पीरियड 12 महीने या 12 महीने से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब वो नॉन करंट लायबिलिटी है, मतलब वो करंट नहीं है, ये याद रखना। तो जैसे लॉन्ग टर्म ड्राइंग्स है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। अब सर ये डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता क्या है, देखिए आप थोड़ा सा ये जान लीजिए कि डिफर्ड कहाँ कहलाता है। डिफर्ड का मतलब अंतर हो जाना, ठीक है, अंतर हो जाना, और प्रॉफिट का अंतर हो जाता है, ठीक है। प्रॉफिट का अंतर कैसे हो जाता है, तो जो कंपनियां होती है वो कंपनी 2 तरीके से अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेती है। तो इनकम टैक्स के अनुसार अलग, और अपने अकाउंट्स के अनुसार, अकाउंट्स के जो बुक है उसके अनुसार अलग। कई बार दोनों में मिसमैच हो जाता है। मिसमैच अगर हो जाता है तो ऐसे स्थिति में वो कई बार डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी, वो डिफर्ड टैक्स एसेस्ट भी कहलाएगी। तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब कहलाएगी, तो व्हेन प्रॉफिट्स एज पर टैक्स लॉ, अगर आपका टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो कम है, ठीक है, ध्यान से समझिए। टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपका टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो कम है, किससे, आपके प्रॉफिट बुक से, आपने अपने अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट अकाउंट बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपने जो बनाया है उससे अगर कम है, ठीक है, तो आप वो जो अमाउंट कम है, जितना कम है, वो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी में जाएगा, आपको दिया रहेगा, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न क्या होता है, अच्छा यही चीज़ मैं समझा देता हूँ, उल्टा समझा दे रहा हूँ। डिफर्ड टैक्स एसेस्ट कब होगा, तो जब आपका प्रॉफिट टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग मोर देन हो प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अगर टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो है, टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका और अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा है, मोर देन है, तो आपका जो डिफर्ड जो कहलाएगा, जो डिफर्ड करेगा प्रॉफिट, उसे आप कहेंगे डिफर्ड टैक्स एसेस्ट, ठीक है। तो वो दिया रहेगा, बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो आप ध्यान से समझना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अगर लंबे समय के लिए आपने कोई कर्ज ले रखा है तो वो आपके लिए नॉन करेंट लायबिलिटी कहलाएगा, ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटी कहलाएगा। और अगर आपने जैसे डिबेंचर है,
लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ये सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आते हैं, अलग अलग नहीं दिखाने हैं, उसको इकट्ठा एक जगह कैलकुलेट करके दिखाने हैं, आप ये बात समझ लीजिए। और जहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे वो नोट नंबर यहाँ पर डालकर दिखा देंगे कि हमने यहाँ पर ऐसा किया है, ठीक है भाई। इसके बाद डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी आप दिखा देंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आप दिखा देंगे, अगर आपने लॉन्ग टर्म कोई प्रोविज़न करके रखा है तो वो आप यहाँ पर शो करेंगे। अदर कोई लायबिलिटी आपको दिखता है इसके अलावा तो आप उसको सिंगली आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा कोई लायबिलिटी दिखेगा, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अलावा आपको कोई लायबिलिटी दिखती है जो लायबिलिटी लंबे समय के लिए है, नॉन करंट लायबिलिटी है, वो आप दिखा देंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे ये सब ओवरव्यू आपके दिमाग में आते रहेंगे। बस आपका काम ये है कि आपको एक बार सिंसियरली आपको बस इसको देखना है और हम जो क्वेश्चन कराएंगे अगले वीडियो में उसे समझना है, ठीक है। आइए करंट लायबिलिटी क्या होता है, तो ट्रेड पेबल अब समझना है कि सर ट्रेड पेबल क्या होता है। ट्रेड पेबल मतलब व्यापारी का जो कर्ज है आपके ऊपर, आप कई बार उधार सामान लेते हैं, तो उधार सामान लेते हैं तो या तो ऐसे ही ले लेते हैं क्रेडिटर्स से, या आप उसको बिल्स पे करने का वादा कर देते हैं, ठीक है। बिल आप एक्सेप्ट करके उसके पास रख देते हैं, तो दोनों जो लायबिलिटी है वो दोनों ट्रेड पेबल ही कहलाएगा। आप बिल्स पेबल कहिए या आप क्रेडिटर्स कहिए, दोनों एक ही बात है। तो आपके किताब में अगर बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स दोनों दिया है तो आप दोनों को ऐड करके नोट बना के आप ट्रेड पेबल में डालेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। ट्रेड पेबल में क्या क्या आएगा, बिल्स पेबल आएगा प्लस क्रेडिटर्स आएगा, दोनों बात एक ही है। बिल्स पेबल लिखित रूप से अपने क्रेडिटर्स से वादा कर लिया है कि हमें इतने दिन के बाद, अपने 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, तो वही बिल्स पेबल है ये, ठीक है। तो ट्रेड पेबल में बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स दोनों आएंगे। ट्रेड पेबल मतलब व्यापारी का जो पे करना है आपको पैसा। बहुत सारे बिजनेसमैन से आपने सुना होगा, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे महाजन को पैसा देना है, मुझे व्यापारी को पैसे देना है, कल इतना बेचकर उसे देना है, हर हाल में देना है, तो ये ट्रेड पेबल है, ये आपको तुरंत देना पड़ता है। व्यापारी का पैसा ज़्यादा दिनों तक आप नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा दिनों तक रोकेंगे अगली बार वो माल आपको नहीं देगा और आप बेचेंगे क्या, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, छोटे मोटे कर्ज अगर आप लेते हैं, शॉर्ट टर्म अगर कर्ज लेते हैं तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहलाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का अगर करंट लायबिलिटी में आएगा। शॉर्ट टर्म अगर कोई लायबिलिटी अदर है जो आपको ऐसे मिल रहा है कि जो ना ट्रेड पेबल का हिस्सा है, ना शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का हिस्सा है, ना शॉर्ट टर्म प्रोविजन का हिस्सा है, तो वो आप सिंगली आप दिखा देना, ठीक है भाई। यहाँ तक तो सिंगली किसको दिखाना है, जो इस तीनों में से कहीं पर नहीं आ रहा है, तो हम सिंगल दिखा सकते हैं उसको अलग अलग, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। बस आपको ओवरव्यू इतना याद रखना है कि जो लायबिलिटी साइड है उसमें इतनी चीज़ें हमको दिखानी है, ठीक है। बाकी चीज़ें हम धीरे धीरे क्वेश्चंस में क्लियर कर देंगे। एक बार आपको ये दिमाग में जोड़ देने की ज़रूरत नहीं है, टोटल करके यहाँ छोड़ देंगे, एसेस्ट में आ जाएंगे। एसेस्ट में देखिए भाई, सबसे पहला जो एसेस्ट आएगा नॉन करंट एसेस्ट, तो नॉन करंट एसेस्ट में क्या क्या आएगा, सबसे पहला आएगा फिक्स एसेस्ट, ठीक है। फिक्स एसेस्ट में दो तरह के एसेस्ट आपको जनरली याद रखना है, टांजेबल और इनटांजेबल। ये दोनों एसेस्ट, टांजेबल में क्या क्या आएंगे, जो आप देख सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, सबको एक साथ आपको जोड़ना है, अलग अलग नहीं दिखाना है। जहाँ पर जोड़ना है उसका नोट नंबर यहाँ लिख देना है कि हमने इतने नोट नंबर में इसको ऐड करके यहाँ पर दिखाया है टांजेबल में। इनटांजेबल में गुडविल है, पेटेंट्स है, etc, तो इनटांजेबल में ये दिखाना है। इसके अलावा वर्क प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा का है, जैसे आपका अकाउंटिंग पीरियड, आपके कंपनी का जो अकाउंटिंग सर्किल है वो 12 महीने का है, उससे ज़्यादा का अगर ये है कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस है, तो भाई आप उसे फिक्स एसेट में दिखा देना। इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट अगर कोई है तो उसे भी आप फिक्स एसेट में दिखा देना, ठीक है। आगे है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को अलग से दिखा देना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक अलग आइटम है, फिक्स एसेट के नेचर से अलग है ये, हालांकि ये फिक्स ही है, करंट नहीं है, लेकिन ये फिक्स एसेट के आइटम से थोड़ा सा अलग हम इसे दिखाएंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ अलग से फिक्स एसेट के बाद इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो सारा परफॉर्मा आपको याद रहना चाहिए कि फिक्स एसेट हमने दिखानी है तो उसमें सबसे पहले टांजिबल ढूंढना है, इंटांजिबल ढूंढना है। इसके बाद हमको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिखानी है तो हमको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट चुपचाप अलग से दिखा देना है। उसके बाद आएंगे डिफर्ड टैक्स एसेट,
जिस तरीके से डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी था वहाँ पे, उसी तरीके से डिफर्ड टैक्स एसेट होगा वो नॉन करेंट एसेट में आएगा, और उसके लिए अलग से हम सब हेड बना देंगे। यहाँ पर डिफर्ड टैक्स एसेट कब होता है, हमने आपको बता दिया है कि व्हेन प्रॉफिट एज पर टैक्स लॉ इज मोर देन, अगर आपका प्रॉफिट टैक्स लॉ से ज़्यादा है, ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट है टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, टैक्स लॉ इज़ मोर देन अकाउंटिंग, ठीक है, प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उससे आपका जो ज़्यादा है अकाउंटिंग लॉ के टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो प्रॉफिट ज़्यादा है उसको डिफर्ड टैक्स एसेट कहते हैं। लॉन्ग टर्म लॉन्स एंड एडवांस अगर आपने दे रखा है, ठीक है, डेबिट बैलेंस के अंदर, तो वो आप एसेट में दिखाएंगे, और नॉन करेंट एसेट को आप यहाँ दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर करेंट एसेट में सबसे पहला आप इसको याद रखेंगे फिक्स एसेट, फिक्स में 2 टांजिबल इंटांजिबल कम से कम याद रखेंगे। उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लॉन्स एंड एडवांस। इसके अलावा भी कोई अगर एसेट आपको मिलता है जो ना टांजिबल हुआ, ना इंटांजिबल हुआ, ना नॉन करेंट एसेट इन्वेस्टमेंट हुआ, ना वो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट में आया, तो उसको यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। अब आते हैं करंट एसेट में। करंट एसेट में आप क्या क्या दिखाएंगे, तो भाई करंट इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे। इन्वेंटरी स्टॉक आप जानते हैं, इन्वेंटरी को ही स्टॉक कहा जाता है। ट्रेड रिसीवेबल, जिस तरीके से हमने वहाँ पर बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स को ट्रेड पेबल कहा, उसी तरीके से यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल, ध्यान से समझना, बिल्स रिसीवेबल और डेब्टर को हम लोग संयुक्त रूप से क्या कहेंगे, संयुक्त रूप से हम लोग कहेंगे ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है भाई। अब देखना, इसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस अगर आपने दे रखा है तो, ठीक है, डेबिट बैलेंस के अंदर अगर आपने शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस दे रखा है तो आपके लिए ये करंट एसेट कहलाएगा। अदर करंट एसेट अगर आपके पास है तो कैश एंड कैश इक्विपमेंट अगर आपके पास है तो यहाँ पर दिखा देना है। कैश और कैश बैंक ETC आपके पास जितना होगा वो यहाँ पर दिखाकर इसको ऐड कर देना। अब सर ये तो सिर्फ ओवरव्यू आपको समझना है, इस PDF को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वहाँ से डाउनलोड करके थोड़ा सा पढ़ लेना। और मैंने एक नोट्स बनाया है, छोटा सा मैंने लिया है ये NCERT के बुक से। तो दिनकर लिमिटेड हैज़ एन ऑथराइज कैपिटल इतना 50,000 डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर 100 इच, मतलब इक्विटी शेयर, इसके पास जो रेट ऑफ इक्विटी शेयर है वो 100 का है, इसको याद रखना। इसका जो कैपिटल है वो 50 लाख का है, तो 50 लाख का कैपिटल अगर है तो 100 के हिसाब से उसको 5 लाख जो है 5 लाख का कैपिटल शेयर बनता है, ठीक है भाई। इसने क्या किया, ध्यान से समझना है। द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन 40,000, इसने 40,000 के शेयर को इन्वाइट किया, तो 40,000 का शेयर 100 के हिसाब से कितना बन जाता है, 40,000 का शेयर 100 के हिसाब से 4 लाख बन जाता है। आप नोट करना इसे शुरू कर दो, और आपको फाइनल बताना है कि शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे। आप ये नोट करो कि 50,000 शेयर 100 के हिसाब से 50 लाख बनता है, 50 लाख शेयर बनता है, 50 लाख शेयर पर 100 के हिसाब से 50 लाख अथॉरिटी है, हमें ये फाइनल नहीं मिला, इसको अंडरलाइन करके छोड़ देंगे। फिर इसने कहा कि 40 के हिसाब से हमने इशू किया, इशू कैपिटल लिख देंगे, 40 के हिसाब से 100 का फाइनल कर देंगे, ये भी हमारा फाइनल नहीं हुआ। इसमें कहता है कि सब्सक्रिप्शन हमको मिला है 35,500 का, ये कहाँ से आया, तो 35,500 का आप ध्यान से देखिए, 36,000 आपने इशू किया है, 500 शेयर आपको नहीं मिल रहा है, तो एक्सपेक्टेड ऐसे भी अनएक्सपेक्टेड आपने इस 500 शेयर नहीं मांगे हैं, तो 35,500 शेयर के पैसे आपको मिलेंगे। 35,500 शेयर का 100 के हिसाब से ये पैसे मिल रहे थे, लेकिन इसमें अब लोचा हो गया, फाइनल ये भी नहीं हुआ। फाइनल में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कहा है कि 35,500 शेयर हैज़ बिन 20 वाज नॉट शोन रिसिव्ड। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ मैं। ऑल costs were made and delay received expected 500 share received which is final call to 20 रुपया was received the company forfeited 20 share। इसमें से कहा है कि 300 शेयर आपका जो है वो फाइनली नहीं मिल रहा है, और आपने 300 शेयर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, 300 शेयर का 20 के हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो 300 शेयर का 20 के हिसाब से पैसे 6,000 रुपया होते हैं, तो 30,000 शेयर में आप ध्यान से समझना, सब्सक्रिप्शन जो 30,000 शेयर का होना था, आपने 500 शेयर अलग कर दिए, 500 शेयर आपने अलग कर दिए जो आपको नहीं मिल रहे, उसमें से 300 शेयर के पैसे आपको क्या हो गए, 500 शेयर आपने अलग कर दिए, तो 500 शेयर जो फाइनल जो मिल चुका है आपको 35,500 तो 35
35,50,000, 35,50,000। देखिए 35,500 शेयर का 100 के हिसाब से पूरे पैसे आपको मिल गए हैं 35,50,000। ये पैसे आपके कैपिटल में आ चुके हैं। लेकिन अभी जो 500 शेयर हमने अलग करे हैं, जो पैसे आपको नहीं मिल रहे हैं, उसमें से 300 शेयर 100 रुपये के हिसाब से मतलब 30,000 शेयर मिलने थे, जिसमें से आपको 300 शेयर 20 रुपये के हिसाब से 6,000 शेयर नहीं मिले। ध्यान से समझना, सब मिल गए हैं लेकिन वो 20 रुपया वाला जो शेयर है, 20 के हिसाब वाला जो शेयर है, वो पैसा नहीं मिला है, मतलब 6,000 रुपया आपको नहीं मिला। ठीक है, तो 30,000 में 6,000 नहीं मिला। हमने 300 शेयर को अलग कर लिया है। उसके बाद कहता है उसमें से 200 शेयर को आपने फोरफीचर कर लिया, मतलब जब्त कर लिया। तो 200 शेयर को जब्त किया, तो जब्त कौन सा होता है? तो जब्त वो होता है जो आपको मिल चुका होता है। तो 20 रुपया नहीं मिला है तो 80 रुपया मिला है। 80 को 2 के हिसाब से, 200 के हिसाब से 16,000 रुपया आपको मिल चुका है। तो फाइनली आपने यहाँ आपको 30 में से 6,000 नहीं मिला तो 24 मिला, और आपने जब्त से जो प्राप्त किया वो मतलब आपको जो जब्तीकरण से आपको पैसे मिले, फोरफीचर से जो पैसे मिले वो 16,000, कुल मिला के 26,000 और 16,000 40,000 रुपया होता है। फाइनली आपकी जो शेयर कैपिटल में पैसे आ गए वो 35,500 और प्लस में 40,000 रुपया। ठीक है, 35,50,000 प्लस में 40,000 रुपया, तो 35,90,000 रुपया आपको ये फाइनल शेयर कैपिटल मिल गया। और आप यहाँ का क्या दिखा देंगे शेयर कैपिटल में? 35,90,000। अब यही चीज़ आपको यहाँ पर कचरा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कंपनी कहती है कि आप क्या करो, नोट नंबर लिख कर यहाँ पर दिखा दो कि भाई ये फाइनल हमने यहाँ से करा है और दिखाया आपने यहाँ पे है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है, हर हाल में याद रखना है कि आप जब शेयर कैपिटल फाइनल करेंगे तो शेयर कैपिटल के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है आप लिखते जाइए, जहाँ पे फाइनल हो जाएगा उठा के यहाँ रख दीजिए। ऑथराइज कैपिटल है 50,000, 100 रुपये के हिसाब से इतना फाइनल नहीं हुआ। हमने सिर्फ 40,000 शेयर इशू किया, हमारे पास पैसे फिर भी नहीं आए। हमारे पास पैसे आए 35,500 शेयर के, ये पैसे हमारे पास फाइनल हो गए, ये फाइनल हुआ। इसके अलावा 300 शेयर को हमने अलग करके रख दिया। 30,000 शेयर 6 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपया 100 रुपये के हिसाब से आने थे, जिसमें 6,000 शेयर 20 रुपये के हिसाब से 300 शेयर का 6,000 रुपया हमको नहीं मिले, मतलब 24,000 ही फाइनल हो सका। और इधर हमने जो जब्त किया पैसे, उससे हमें पैसे मिल गए 16,000 रुपया। ठीक है, तो ये कुल मिला के 40,000 रुपया हमको इधर से पैसे आ गए। तो हमारे पास जो फाइनली शेयर कैपिटल में पैसे आए वो 35,50,000 और प्लस में 40,000, 35,90,000 रुपया। ठीक है, तो ये आपको ओवरव्यू थोड़ा सा याद रखना है। हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो बाकी चीज़ें धीरे धीरे और डीपली मैं समझाता चला जाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, समझ में आया तो इसे लाइक करिए और कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और उम्मीद है कि अगले क्वेश्चन में जब मैं क्वेश्चन कराऊँगा तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी आपका। ठीक है, चलिए तो बाय बाय, टेक केयर।